महत्वपूर्ण टॉपिक है बेटा, तो थोड़ा आराम से। बच्चे लोग अपना गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। जो ऑनलाइन के मित्र हैं हमारे, जल्दी से ज्वाइन करें भाई। बच्चे आजकल मैरिज सीजन में शादी वादी पार्टी से लौटे हैं, तो चलिए भाई, कोई बात नहीं। एक्चुअल में इधर एक दो दिन थोड़ा विलम्ब हो रहा था ना, 5 मिनट 10 मिनट। बच्चे भी एज यूज्ड हो जाते हैं। गुड मॉर्निंग सूर्य प्रताप। तो आज का टॉपिक बेटा परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यह अभिप्राय नहीं कि अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो महत्वपूर्ण नहीं है। सभी महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ना होता तो हम क्यों बात करते। लेकिन ये कि ये कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने अभी विगत वर्षों में आप देख रहे हैं, अच्छा अभी कंपटीशन का जो फॉर्मेट आप देख रहे हो, तो उसमें एक बड़ी कॉमन सी चीज है। वो ये कि किन्हीं कारणों से कोई चीज चर्चा में आ रही है, तो उसको ज्योग्राफी से भी जोड़ रहे हैं, उसको कॉन्स्टिट्यूशन से भी जोड़ रहे हैं, करंट से भी जोड़ रहे हैं, तो सब एक साथ कट पेस्ट हो रहा है। और नागरिकता सिर्फ इसलिए रिलेवेंट हो गई ज्यादा बेटा कि सीए वगैरह लेके, एनआरसी वगैरह लेके काफी चर्चा हुई। तो अब यही तो कंपटीशन में सोचना है बेटा कि जो टॉपिक चर्चा हो रही है उसको हमारे कंसर्निंग टॉपिक से कैसे जोड़ा जा सकता है, कैसे कनेक्ट करके पूछा जा सकता है। जिसकी जितनी बिग थिंकिंग होगी वो उतना बढ़िया कंपटीशन में करता है। जैसे यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, तो एक बात तो समझ में आ ही रही है कि कंपटीशन में कहीं ना कहीं रेलेवेंट होगा। अब हम उस रिलेवेंसी को किस नजरिए से देखते हैं। भैया तो हर पढ़ने लिखने वाले बच्चे को पता है कि रेलेवेंट है। आप उसको किस दृष्टिकोण से, किस डायमेंशन में देखते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसकी भौगोलिक स्थिति देखिए, आसपास जो सागर है, जो बे वगैरह है, थोड़ा उस पर नजर रखिए। थोड़ा टाइम जोन वगैरह का भी नजर रखिए। यूक्रेन रशिया से कब अलग हो गया, इस पर नजर रखिए। यूक्रेन रशिया में आया कब था, सोवियत संघ जब बना था तो कब आया था, उस पर नजर रखना होगा। यूक्रेन का इतिहास क्या था। तो अब ये डिपेंड करता है ना कि जो व्यक्ति किसी टॉपिक को देखता है उसका डायमेंशन क्या है। भाई एक ही कंटेंट तो हर बच्चा पढ़ता है। जैसे किसी के दिमाग में अगर ये गलतफहमी है कि कंटेंट दिल्ली में अलग है, इलाहाबाद में अलग है, फलाने जगह अलग, कंटेंट अलग नहीं है बेटा। कंटेंट को देखने का नजरिया अलग अलग है। और आपका क्या नजरिया होना चाहिए, हमारा नजरिया होना चाहिए प्रतियोगी परीक्षा, एग्जामिनर किधर से घेरेगा तो बताएगा तो है नहीं। लेकिन विगत वर्षों की परीक्षाओं को देख के हमें ये अंदाजा लगाना पड़ेगा कि भैया उनका क्या डायमेंशन है, किस तरह से चीजों को मैनेज करने की कोशिश करते। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए। और एक बात, ये तो सह और मात का खेल है बेटा। ये मैंने कहा था ना, एक तरह का युद्ध है। आपको बैटल फील्ड में चैलेंज किया जाएगा, आइए, और हम बता रहे हैं कि आपके ऊपर हमला होगा। अब किधर से होगा, अब अपनी बुद्धि विवेक से आप सोचिए कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, तो सिटीजनशिप या नागरिकता जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज, तो आज नए भाग की शुरुआत है ना बेटा। हमारे संविधान का भाग 2, और इसका टॉपिक है सिटीजनशिप, या हिंदी में इसको क्या कह देते हैं हम लोग बेटा, नागरिकता कह देते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि इसका भी कुछ अनुच्छेद होगा। बोले जैसे सबका अनुच्छेद है तो इसका भी कुछ अनुच्छेद होगा। अब चैप्टर 2 अगर बनाया गया है तो इसमें कुछ आर्टिकल तो जोड़े ही गए होंगे, जिसमें जो भी बातें कही गई होंगी वो नागरिकता से संबंधित होंगी। क्लियर है।
तो यहाँ जो मामला है वो है बेटा आर्टिकल, अरे 4 तक तो हो ही गया था, भाग 1 में 4 तक हो गया था, और भाग 5 अगर शुरू हो रहा है और नंबर कंटिन्यू अगर रहने हैं तो डेफिनेटली 5 से शुरू होगा, और 5 से ये कहीं तक अंत होगा 11 तक। तो एक बात होता है बेटा कि अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, इसके अलावा कहीं नहीं। सिर्फ इन्हीं अनुच्छेदों में चर्चा की गई होगी कि नागरिकता कैसे प्राप्त होगी, लेकिन ध्यान रखना कैसे जाएगी भी, क्योंकि नागरिकता में अब कोई चीज बाकी थोड़ी लगानी पड़ेगी। अगर आपने चैप्टर लिखा है तो उस चैप्टर में हर चीज को लिखना पड़ेगा। कोई भी चीज जिसकी रिक्वायरमेंट हो वो छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि छूट जाएगी तो खेल बिगड़ जाएगा। बोल नहीं ना बेटा। तो जाहिर सी बात है कि इसकी चर्चा हमारे संविधान के भाग 2 में की गई। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि नागरिकता होती क्या चीज है, कि व्हाट इज दिस। भारत में विदेशी आके घूम रहे हैं, तकलीफ है उनको, अरे नहीं भाई, आप भी जाके घूमो विदेशों में, पैसा वैसा रहे, घूम ही रहे हैं लोग। तो ऐसा क्या खास लगता है हम लोगों को कि जैसे हम भारत के नागरिक हैं या कोई किसी देश का नागरिक है तो क्या खास चीज दिखती है? हाँ, बहुत ढेर सारी गवर्नमेंट पॉलिसी विदेशों को भी दी जाती है, जैसे सुरक्षा। तो मुझे लगता है जितनी सुरक्षा हम लोग को दी जाती है उससे तो विदेशियों को कहीं ज्यादा ही दी जाती है। हमारे साथ सड़क पे कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो जाए तो शासन भले थोड़ा कम ध्यान दे, लेकिन अगर विदेशियों के साथ हो गई तो साहब एक पैर पे खड़े हो जाएंगे। हाँ, मैं सहमत हूं कि सारी नहीं दी जाती, लेकिन कुछ उनको भी दी जाती है, कुछ हमें भी दी जाती है। हमें कुछ ज्यादा दिया जाता है, उनको भी कुछ ज्यादा दिया जाता है जो हमें नहीं दिया जाता। मेरी बात समझ रहे हैं? तो क्या यही नागरिकता है? जैसे हम आपसे बस सिंपल ये पूछना चाहते हैं, कभी इसमें बहुत असमंजस की स्थिति नहीं है क्या, कि अगर आप भारत के नागरिक नहीं होते तो आपकी सेहत पे क्या फर्क पड़ जाता? दुबले हो जाते हम लोग या बड़ी चिंता में डूब जाते? नहीं। तो आखिर नागरिकता से हमको मिला क्या? हम नागरिक रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता? अब मुझे लगता है ये अच्छा शब्द नहीं प्रयोग किया आपने। भारत की चीजें विदेशी भी यूज करेंगे भाई। यहाँ के होटल्स में रुकते हैं, यहाँ के परिवहन साधनों से जाते हैं, यहाँ रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, ताजमहल घूमते हैं, फोटो खिंचवाते। हाँ, मुझे लगता है धीरे धीरे हम लोग फिल्टर कर रहे हैं, छान रहे हैं चीजों को। एक्चुअली जो नागरिकता है बेटा वो क्या है, जरा इसको समझना है। जैसे आप देखते हो देशभक्ति की भावना, तो देशभक्ति की भावना तो कहीं ना कहीं रिलेटेड है नागरिकता से। भाई हमारी देशभक्ति अमेरिका के प्रति थोड़ी है या किसी अन्य राष्ट्र के प्रति नहीं है, भारत के प्रति देशभक्ति है। हम अपने प्राणों को उत्सर्ग भी कर देते हैं। लेकिन एक बात समझना कि अपने देश को प्यार करना या उस देश के लिए कुछ कर गुजरने का मादा रखना ये खाली नागरिकों के लिए नहीं है। आपकी सेना में एक रेजिमेंट है, डोगरा रेजिमेंट, आपकी सेना में एक रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट, तमाम रेजिमेंट है। लेकिन एक रेजिमेंट है जिसको हम कहते हैं गोरखा रेजिमेंट, ये सब के सब नेपाली हैं। पता नहीं आपको आइडिया है कि नहीं? हमारी सेना में एक सेना रेजिमेंट में बटी हुई बेटा, अलग अलग उनके ग्रुप बनाए गए हैं। तो एक रेजिमेंट है हम लोगों के यहाँ गोरखा रेजिमेंट। तो गोरखा रेजिमेंट के लोगों की भर्ती कहाँ से होती है? नेपाल से होती है। सब नेपाली होते हैं। पूरी दुनिया में दो ही सेना है जिसमें गोरखा रेजिमेंट है। एक वे लोग जिन्होंने इस रेजिमेंट को बनाया, अर्थात जिन लोगों ने भारत पे शासन किया, अर्थात अंग्रेज। क्योंकि अंग्रेजों के जमाने से रेजिमेंट थी, ब्रिटेन का जब भारत में शासन था तभी उन्होंने रेजिमेंट बनाया, गोरखा रेजिमेंट। तो जब वो उन्होंने हमें स्वतंत्र किया तो चले गए, लेकिन अपनी रेजिमेंट भी लेके गए, अपनी रेजिमेंट भी लेके गए, हमारे यहाँ भी रेजिमेंट छोड़ गए। लेकिन आज की डेट में ब्रिटेन की सेना में गोरखा रेजिमेंट है, और उन सारे गोरखाओं की भर्ती नेपाल से होती है।
गोरखा एक्चुअल में एक गांव का नाम है नेपाल में। ऐसा नहीं कि सारे लोग उसी गांव के होते हैं, क्योंकि उसी गांव के नाम से चर्चा हुई इसलिए अब सारे नेपाल से कहीं भी ब्रिटेन की सेना नेपाल में आती है, वहां से भर्ती करती है और ले जाकर वो ब्रिटेन की सेना में है। हमारे यहाँ भी जो बच्चे हैं गोरखा रेजिमेंट में, सबकी भर्ती नेपाल से होती है। अभी बीच में एक टीका टिप्पणी आई थी कि जब अग्निवीर वगैरह की योजना आ गई तो नेपाल में भी लोगों का उत्साह थोड़ा सा डगमगाया। तो भारत में भी डगमगाया तो नेपाल में भी काहे नहीं डगमगाया? ये कौन सा तरीका भाई? वो तो इस देश के नागरिक नहीं, वो तो ब्रिटेन के नागरिक नहीं, लेकिन आपको पता है बड़े वॉरियर कहलाते हैं गोरखा। और ब्रिटेन की सेना बड़ी एडवांस है, सेना तो हमारी भी एडवांस है। दुनिया भर के मॉडर्न आर्म्स एमिनेशन है हमारी सेनाओं में, उनकी सेनाओं में भी है, लेकिन गोरखा अभी भी अपनी चाकू जरूर रखते हैं अपने साथ। उसी के लिए गोरखा जाने जाते हैं, खुखरी कहते हैं उसको। एक अजीब तरह का नाइफ होता है, वो डिजाइन ही, हाँ, तो उसको बोलते हैं वो खुखरी। तो आज भी उनको बहुत भरोसा अपनी खुखरी पर। देखिए ढेर सारे विपन है ना बेटा, वो विश्वास है। युद्ध क्षेत्र में उनका प्रयोग हो पाए ना हो पाए वो अलग चीज है, लेकिन एक भरोसा होता है, तो वो भरोसा है उन लोगों का। तो अपनी नमक की कीमत चुकाते हैं गोरखा। वो हमारी सेना में है चाहे ब्रिटेन की सेना में है, वो अपनी नमक की कीमत चुकाते हैं, अपने शौर्य के लिए, अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। उस देश के नागरिक तो नहीं है, लेकिन फिर भी देश के लिए बलिदान देने की जब बात आती है तो जरा भी कदम पीछे नहीं खींचते। तो मुझे लगता है नागरिकता इससे भी थोड़ी कुछ अलग चीज है भाई। एक किसी आप व्यवसाय में होते हैं, किसी प्रोफेशन में होते हैं, एक व्यवसायिक निष्ठा भी तो होती है आपकी। जैसे मैं आपको बताऊं, जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तो छोटे पदों पे कम से कम भारतीय ही तो होते थे। तो भारतीय ही भारतीयों को नहीं पीटते थे। लाठी चार्ज होती थी तो अंग्रेज लाठी चार्ज करते थे, भारतीय ही करते थे, क्योंकि अपने पद की निष्ठा का पालन करते थे। जिस पद पे हैं, जिस कार्य पे हैं, हमको उसकी निष्ठा का पालन करना है। हम लोग का विद्यार्थी जीवन था इलाहाबाद में, तो बच्चे कभी हुड़दंग करते थे, वो थोड़ा स्वभाव होता है ना, बंदर टाइप के होते हैं, तो हुड़दंग करते थे तो पुलिस वाले कस के पीटते थे, पीएससी वाले भी पीट के धर देते थे। तो क्या उनके बच्चे वहां नहीं पढ़ रहे होते थे? उनके रिश्तेदारों के बच्चे इलाहाबाद में नहीं थे? या बच्चे नहीं थे लेकिन उनको व्यवसायिक मापदंडों को पूरा करना था तो वो करते थे। तो नागरिकता के बारे में ये कहा जाता है बेटा, एक मोटा मोटा अगर रुझान दें, कि पहले तो नागरिकता एक वैधानिक स्थिति है। नागरिकता कोई मानसिक स्थिति नहीं है, लीगल एक टर्म है। यानी नागरिकता विधि के अधीन है, कानूनी रूप से नागरिकता दी जाती है। दूसरा, जब आप किसी राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा दिखाते हैं, राष्ट्र के प्रति अपना समर्पण प्रदर्शित करते हैं, अपवाद हो सकता है, ऐसे बहुत ढेर सारे नागरिक हैं जिनके राष्ट्र के प्रति कोई निष्ठा नहीं है आज की डेट में। लेकिन ये कहा जाता है कि राष्ट्र को जब ये लगता है कि कोई व्यक्ति हमारे प्रति अपनी निष्ठा दिखा रहा है, तो बदले में राष्ट्र भी कृतज्ञता दिखाता है और उन्हें नागरिकता प्रदान करता है। और अभी मैंने बोला कि नागरिकता एक विधिक स्थिति है बेटा, लीगल पोजीशन है, जिसमें राष्ट्र किसी व्यक्ति को पूर्ण राजनीतिक अधिकार देता है, कंप्लीट पॉलिटिकल पावर दे देता है, जिसमें उसको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक तरह तरह के अधिकार प्रदान कर दिए जाते हैं, जो संभवतः हम विदेशियों को नहीं दे पाते। उसमें से कुछ, बहुत कुछ देते हैं लेकिन कुछ नहीं भी देते। आगे हम लोग पढ़ेंगे, हम लोगों का एक भाग है, भाग 3, इसी के बाद नंबर है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो भाग 3 में है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार भी, हम कुछ मौलिक अधिकार विदेशियों को नहीं देते। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि सारे मौलिक अधिकार हम विदेशियों को नहीं देते, लेकिन कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जिसे हम सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को देते हैं, क्योंकि उनकी वो राजनीतिक स्थिति है। जैसे अनुच्छेद 15, 16 पढ़ेंगे हम लोग तो आएगा, अभी सुन लीजिए। आर्टिकल 15, 16 तो 15 हो गया, 16 हो गया, 19, 29 और 30।
थोड़ा याद रखना भी पड़ेगा बेटा, हम नागरिकता पढ़ाएंगे तो फिर अरे वो सॉरी मूल अधिकार तो फिर से बात करेंगे। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद नहीं 19, 29, 29 एंड 30, इसमें जो मूल अधिकार है हम सिर्फ और सिर्फ अपने नागरिकों को देते हैं, विदेशियों को नहीं देते। हाँ, इसके अलावा जो मूल अधिकार हैं वो नागरिकों को भी देते हैं, विदेशियों को भी देते हैं। माने ये मत समझिएगा कि 15, 16, 19, 29, 30 ही खाली नागरिकों के लिए है, भारतीयों के लिए नहीं, सब है, सब है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए, विदेशियों को अधिकार नहीं देते। बोले बेटा, जैसे आप 15 में बात करें तो अभी अनुच्छेद पे चर्चा ठीक नहीं बेटा, अभी पढ़ा नहीं है आपने। तो हम लोग कहते हैं ना, किसी को कहीं प्रवेश करने से जाति धर्म फलाने के आधार पर, यानी सामाजिक समानता की बात आप करते हो। 16 आर्थिक समानता की बात करता है, जिसमें कहता है कि भारतीय पद और अवसर की जो समानता है वो भारतीयों में है। विदेशी आके आईएएस का फॉर्म नहीं भरेंगे, भरते हैं 2-4 अमेरिकन भी आके, नहीं, दे आर नॉट अलाउड। तो हमारे यहाँ जो सरकारी पद और अवसर हैं ये सिर्फ भारतीयों के लिए है, ये विदेशियों के लिए नहीं है। हाँ, निजी सेक्टर में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है भाई। हमारे यहाँ बहुत ढेर सारे निजी सेक्टर ऐसे हो सकते हैं जिनके सीईओ विदेशी हों, या विदेशों में ढेर सारे निजी सेक्टर ऐसे हो सकते हैं जिनके सीईओ भारतीय हैं। लेकिन क्या सेना का प्रमुख कभी विदेशी आपने सुना है, या होगा? सवाल ही नहीं उठता। तो सरकारी पद, अपवाद मैंने बोला कि सेना में एक अपवाद है, गोरखा रेजिमेंट, वो अपवाद कुछ विरासत से हमको मिला है जिसको लेके हम चल रहे हैं। तो अब नेपाल वपाल में तो कभी लगता नहीं कि हम विदेशी हैं। कभी नेपाल वपाल घूमने जाइए, बहुत दूर नहीं है, तो कब कहीं लगता नहीं, हाथ घुमाते हुए चले जाइए। मुझे नहीं लगता कोई आपका वीजा पासपोर्ट या ये सब कुछ पूछने ताछने वाला है। और मुझे लगता है फ्रंट एरिया में 2-4 किलोमीटर तक तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये भारतीय है कि नेपाली है। मुझे लगता है भारतीय ही ज्यादा है वहां, बॉर्डर लाइन पे जाके बसे हुए हैं, ढेर सारी दुकानें और रेस्टोरेंट और ये सब भारतीयों के। उनका तो हम लोगों का एक सांस्कृतिक संबंध है भाई। हमारे एक भगवान है, उनके ससुराल वही है, तो इसे बड़े मधुर रिश्ते हैं ना भाई। हाँ, तो जाहिर सी बात है कि वो अलग एक सांस्कृतिक रिश्ता है और सामाजिक रिश्ता है। लेकिन सामान्य रूप से भारतीय पद अवसर पे और सेना ही अपवाद है बेटा, बाकी ढेर सारी जगहों पे अलाउड नहीं है। क्लियर है? तो कुल मिला जुला के एक बात समझ में आ रही है कि जो नागरिकता है वो एक तरह से राज्य किसी व्यक्ति को अपनी पूर्ण सदस्यता दे देता है कि आप हमारे पूर्ण रूप से सदस्य हैं और हम आपको कुछ विशेष प्रकार के अधिकार देंगे, उन्मुक्तियां देंगे, छूट देंगे जो विदेशियों को नहीं देंगे। आप कहीं मंच लगा के धरना प्रदर्शन आंदोलन मीटिंग कर सकते हो, विदेशियों के अलाउड नहीं। वो आके किसी पार्क में मंच उंच लगा के और जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद, ना ना ना, दे आर नॉट अलाउड। ये क्या है? ये विशेष उन्मुक्ति है जो भारतीयों को प्राप्त है ना बेटा। तो 2 लाइन लिखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। लिखें, पहली लाइन तो यही लिखना है बेटा कि नागरिकता एक विधिक परिस्थिति है। लिखें, परिस्थिति नहीं, परिस्थिति, पोजीशन। नागरिकता एक विधिक परिस्थिति है, एक लीगल पोजीशन है। समझ पा रहे हो? लिखना नहीं है, मैंने बार बार कहा। लिखे गए शब्दों की अनुभूति होनी है, ये ज्यादा जरूरी, ना कि हम एक शब्द लिख लें और उसको याद करने की कोशिश करें। हम लोग एक पढ़ते हैं बेटा एंथ्रोपोलॉजी में, पोजीशन एंड रोल, परिस्थिति एवं भूमिका। थोड़ा इसको समझिए, बहुत बड़ा जरूरी है। हिंदी में कहते हैं परिस्थिति एवं भूमिका और इंग्लिश में कहते हैं पोजीशन एंड रोल। पिक्चर पिक्चर देखते हैं तो देखते ही नहीं सर। अरे बिल्कुल देखिए, देखना ही चाहिए। वही सब देखो के तो हम इतने जानकार हो गए आजकल, है ना। तो मूवी देखिए, मूवी बहुत कुछ आपको सिखाती है, पढ़ाती है, प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहिए। तो कभी ऐसी मूवी देखा है जिसमें किसी एक्टर का डबल रोल रहा हो?
देखा होगा, डबल रोल वाले भी होते हैं, तो दो दो भूमिकाओं का निर्वहन करता है। कभी कभी दोनों भूमिकाएं एकदम अपोजिट कैरेक्टर की हो जाती है ना। तो आप देखते हैं कि वो जब एक्टर जिस रोल में रहता है उस तरह की एक्टिंग करता है। बोल नहीं रहे तो दे आर एक्टर। आप नहीं हो एक्टर, हम नहीं है एक्टर। अरे हम लोगों से शानदार एक्टर कोई नहीं है। दुर्भाग्य है कि नोबेल प्राइज वाइज ऑस्कर अवार्ड वार्ड नहीं मिला, मिल जाना चाहिए था। नहीं, क्यों नहीं है आप एक्टर भाई? आप जरा कल्पना करिए, दिन भर में हम कितने रोल निभाते हैं। अरे आप अलग अलग सीजन, अलग अलग वर्ष को छोड़ दीजिए, हम एक दिन की बात कर रहे हैं। एक दिन में आप इतने रोल निभाते हो कि पूछो मत, और बड़ी खूबसूरती से हर रोल का निर्वहन करते हैं। जैसे अभी हम लोग क्लास में हैं, एक्टिंग ही तो हो रही है। मैं अपनी भूमिका में हूं, आप अपनी भूमिका में हैं, लेकिन दिन भर ये क्लास थोड़ी चलेगी। फिर हो सकता है कि जहां मेरी भूमिका हो वहां आपकी भूमिका हो, फिर जहां आप हो वहां कोई और हो। घर में भी जाके टीचर होते हैं आप, और घर में टीचर नहीं हो तो बेहतर है नहीं तो फिर तबाही का मंजर हो जाएगा भाई। सीधी सी बात है कि एक टीचर है, वो घर पे जाता है तो वो टीचर नहीं रह जाता। वो किसी का बेटा, किसी का पिता, किसी का पति, बहन, भाई, दुनिया भर के रिश्तों में वो चला जाता है, और फिर उन रिश्तों का निर्वहन करता है, और कितनी खूबसूरती से करता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो हम एक एक दिन में बेटा न जाने कितने रोल निभाते हैं ना। वो क्या पिक्चर, एक तो साल 2 साल में एक तो पिक्चर बनाते हैं एक भूमिका को लेके। हम तो दिन भर में न जाने क्या क्या भूमिका निभाते हैं। और कहीं आप कोई सरकारी नौकरी करते हो, जॉब करते हो, तो वहां एक अलग भूमिका। तो ये है बेटा कि हम, अच्छा नोटिस करो कि हम जिस पोजीशन को होल्ड करते हैं उसके अकॉर्डिंग भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो पोजीशन और रोल, दे आर कनेक्टेड। हम जिस भी भूमिका में होंगे उस भूमिका के एक निहित रोल होता है, उसको हम निभाते हैं। और ये है कि निभाते ही हैं, वो अच्छा निभाते हैं भाई। और ये नेचुरल एक्टिंग होती है, ये कोई फैब्रिकेटेड एक्टिंग नहीं होती। हम अपनी माँ से मिलते हैं तो वहां एक्टिंग करते हैं, हम पिता के साथ एक्टिंग करते हैं, अपने बेटे के साथ एक्टिंग करते हैं ना, ना वो नैसर्गिक है। और ये जो फर्जी एक्टर है, ये उसी को थोड़ा सा फैब्रिकेट करते हैं। वी आर रियल एक्टर। तो ये कहा जाता है कि जो नागरिकता है ये एक पोजीशन है, और जब आपको पोजीशन दी जाएगी तो आपको एक एक्टिंग करनी होगी। बट दिस इज नॉट फैब्रिकेटेड एक्टिंग। ये फैब्रिकेटेड नहीं करना, दैट मस्ट बी नेचुरल। ये नेचुरल होना चाहिए, नेचुरल ही होता है। मैंने, हम देश के नागरिक है, नेचुरल है। कोई हम एक्टिंग थोड़ी कर रहे हैं कि देश, हो सकता है एक्टर हो यहाँ, राजनीति में तो बहुत एक्टर हैं जो देश के बारे में बोलते कुछ और हैं और सोचते कुछ अलग है। वो अलग चीज हो सकती है, तो इसको जरा समझना है बेटा। दूसरा ये कि वैधानिक स्थिति तो है ही है, क्योंकि बहुत ढेर सारी जगहों पे वैधानिक रूप से आपसे जानने की कोशिश होती है कि आप भारत के नागरिक हैं, अपनी लीगल पोजीशन बताइए, तो हम बताते हैं कि हाँ भाई हम भारत के नागरिक हैं। तो जब नागरिकता हमको मिलती है तो क्या मिल जाती है, क्या खास हो जाता है हमारे साथ? क्या कोई विदेशी भी आके यहाँ चुनाव लड़ सकता है? तो ये खास है। क्या कोई विदेशी भी आके यहाँ वोट दे सकता है ना? तो ये खास है। क्या कोई विदेशी भी आके यहाँ संपत्ति खरीद सकता है? अब इसमें बवाल है। भारत सरकार की अनुमति पे तो कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। जैसे कोई विदेशी मल्टीनेशनल कंपनी भारत में आती है, एक फैक्ट्री लगाती है, तो कई सौ हेक्टेयर की जमीन की आवश्यकता होती है, तो डेफिनेटली वो लेती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कुछ मामला बीच बीच का है, और कुछ ऐसे कार्य हैं जिसे हम लोग ऐसे करते हैं जैसे लगता है कि वो तो बड़ा नेचुरल है, बट नागरिकता से जुड़ा हुआ है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आगे लिखिए। नागरिकता क्या लिख लिया बेटा? एक विधिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति राष्ट्र के प्रति, जिसमें व्यक्ति राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा प्रदर्शित करता है,
राष्ट्र के प्रति क्या बेटा, अपनी निष्ठा प्रदर्शित करता है। बदले में राष्ट्र उसे पूर्ण राजनैतिक सदस्यता प्रदान करता है। बदले में राष्ट्र उसे पूर्ण राजनीतिक सदस्यता प्रदान करता है। कुछ उन्मुक्तियां, कामा, छूट तथा विशेषाधिकार प्रदान किया जाता है जो विदेशियों को नहीं प्रदान किया जाता, जो विदेशियों को नहीं प्रदान किया जाता। तो सिर्फ अपने नागरिकों को प्रदान करते हो, सही समय पे सही चीज आपको दिखेगी। देखिए एक शब्द यहां प्रयोग हुआ है बेटा, कुछ, है ना, सब नहीं। क्लियर है? जाहिर सी बात है, उस कुछ को पकड़ेंगे हम लोग। जैसे कुछ तो एक यही दिख रहा है, चुनाव लड़ने का, नौकरी लेने का, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का दिख ही रहा है। मूल अधिकारों में मैंने बताया कि 15, 16, 19, 29, 30 ये कुछ है, सब नहीं है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम विदेशियों को नहीं देते, सिर्फ नागरिकों को देते हैं। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक मनुष्य होने के नाते, एज ए ह्यूमन बीइंग होने के नाते हम सबको देते हैं। जैसे मानवाधिकार, ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट नागरिकता के बंधन में नहीं बंधी हुई है। ह्यूमन राइट समझते हो? मानवाधिकार क्या मानवाधिकार है? जैसे कुछ मनुष्य के अधिकार है? जैसे ना ना, नैसर्गिक नहीं है ये, मानवाधिकार नहीं है। कहीं भी घूमने का अधिकार ये मानवाधिकार तो नहीं है, ये हमारे संविधान में मूल अधिकार है। बोलने का अधिकार, अरे नहीं है मानवाधिकार। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा कि हम लोग दिमाग में सोच सोच के बोले। मानवाधिकार भी लिखा पढ़ी की चीज है, और जिसको मानवाधिकार माना गया है उसी को मानव, अब दिमाग में आया है आपके, आप मिस कर रहे हैं। जब हम संविधान पढ़ा रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक घोषणा पत्र जारी किया जिसका नाम था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। तो उसी को जारी जब किया तो उसमें 30 अनुच्छेद थे, 30 आर्टिकल थे। वो 30 में बताई गई हैं बातें। कुछ अधिकार हमारे मूल अधिकारों से मिलते हैं, उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारे मूल अधिकारों से मिलती हैं, कुछ नहीं भी मिलती। तो मानवाधिकार का मतलब सिर्फ इतना है बेटा कि एक मनुष्य के रूप में हम धरती पे अगर जन्म लिए हैं, देश काल राष्ट्र की सीमा कुछ भी हो, लेकिन एक मनुष्य के रूप में धरती पे जो हमारा जन्म हुआ है, तो मनुष्य के रूप में हमें कुछ तो अधिकार होने ही चाहिए। बाकी राष्ट्र निर्धारित करे कि क्या आपको देंगे क्या नहीं देंगे, लेकिन एक, जैसे हमको प्यास लगी है, एक मनुष्य के नाते हमें पानी पीने का अधिकार है, और कोई राष्ट्र उसको पानी पीने से नहीं रोक सकता। एक मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, हमको भूख लगी है, हमको खाना खाने का अधिकार तो है। डकैती डाल के, लूट करके, चोरी करके भले नहीं है, लेकिन अगर हमको भूख लगी है और खाना हमें उपलब्ध है तो कोई हमको खाना खाने से ना रोके। एक मनुष्य होने के नाते ये हमारे अधिकार है। ये तो बेसिक चीजें हम आपको बता रहे हैं, तो आप किसी को ऐसा करने से नहीं रोक सकते। इसलिए आप देखते हैं कि मानवाधिकार का जो उल्लंघन की बात होती है तो देश काल की सीमा में नहीं पड़ती। हम लोग चीन में भी कहते हैं मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, और हम लोग अमेरिका में भी कहते हैं मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। ये अलग बात है कि कहीं कम हो रहा है, कहीं ज्यादा हो रहा है। अमेरिका में भी है। अमेरिका में रंग भेद बड़ा भयानक वहां पे मूल अधिकारों का, सॉरी, ये मानवाधिकारों का वायलेशन करता है। लीगली वो जरूर ये कहते हैं कि यहाँ काले और गोरे का कोई भेद नहीं है, लेकिन दिलों में है, दिलों में भेद है, और बिल्कुल है।
जो अमेरिका में रहेगा वो महसूस करेगा। कानूनी रूप से वो कहते हैं कि नहीं है, तो कानूनी रूप से तो हम भी बहुत कुछ कहते हैं। अरे कानूनी रूप से तो हम कहते हैं कि यहाँ जाति धर्म और फलाने आधार में कोई विभेद नहीं होगा। धर्म पे तो विभेद हो ना हो, जाति पे तो आज भी इतना विभेद है कि पूछो मत, दिलों में विभेद है, वैधानिक रूप से हो ना हो, लेकिन मनों में खटास तो अभी भी है। जो वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था थी उसको आज भी लोग जिंदा रखने के मूड में। कागज में नहीं है तो मन में है। कहने का मतलब यह है बेटा कि वैधानिक रूप से जो चीजें कही जाती हैं वो तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन सांस्कृतिक रूप से विरासत के रूप में जो खटास होती है ना, उसको हटा पाना बहुत आसान नहीं होता। अमेरिका में काले गोरे का जो भेद है ना, वो दिलों का भेद है, कानून से उसे ठीक नहीं कर सकते। और कहा जाता है कि कोई भी जो सामाजिक बुराई है या सामाजिक समस्या है, उस समस्या का समाधान कानून से नहीं हो पाता, और उस समस्या का समाधान कानून से कर भी नहीं पाएंगे। और इतिहास गवाह है बेटा, ऐसा किया भी नहीं जा सका। कुछ बातें पे हम चर्चा कर लेते, फिर आते हैं मूल अधिकारों पर। बड़ा टॉपिक है बेटा, इत्मीनान से बात करनी होगी। विवाह की उम्र कानूनी रूप से निर्धारित किया गया, विधिक रूप से निर्धारित किया गया कि बच्ची की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और बालक की उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अगर इसे कम हुआ तो बाल विवाह अधिनियम के अधीन आपकी नापजोख हो सकती है। और हम लोग कितने अच्छे नागरिक हैं इस देश के, उधर कानून बनाया नहीं, इधर सर झुका के मान लिए। हाँ बिल्कुल मान लिए, कुछ अपवादों को छोड़ दें, जैसे राजस्थान वगैरह के कुछ ट्राइबल एरिया है वहां छोड़ दें, लेकिन मुझे लगता है ऑलमोस्ट भारत तो सर झुका के मान लिया, क्योंकि हम लोग कानून के मानने वाले लोग हैं, है ना। अरे पूछिए मत, इतने कानून के मानने वाले हैं कि कहने क्या बात है। सरकार हाथ जोड़ जोड़ के करे हेलमेट लगा के चलिए, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। और मुझे लगता है कि हेलमेट लगाने वालों में अगर 80% से बात करें तो खाली चालान से बचने के लिए हेलमेट लगा रहे हैं। इसीलिए हेलमेट लगाने की बाध्यता की गई कि आप चालान से बचने के लिए हेलमेट लगाइए, अपनी जिंदगी बचाने के लिए हेलमेट लगाइए। तो ढेर सारी चीजें। अच्छा, तो कानून मानने वाले लोग हो आप लोग, है ना। आपसे कहा गया 1961 में कि ना कोई दहेज लेगा ना कोई दहेज देगा, मान लिया हम लोग, बड़े लायक लोग हैं। तो नहीं हो सकता, नहीं स्वरूप कहाँ बदला बेटा, कहने के अरे नानी कुछ बड़े आजीज लोग हैं बेटा, बड़े आजीज लोग हैं अभी भी हमारी सोसाइटी में, बोल बोल के भी मांगते हैं। हाँ कुछ जो बड़े सातिर टाइप के होते हैं, अब वो थोड़ा दूसरे ढंग से कहते हैं, लेकिन यहाँ बाज आने वाले लोग बहुत कम है। हो सकता है इक्का दुक्का अपवाद हो, तो कुछ तो सीने पे चढ़ के लेते हैं और कुछ कहते हैं कि आप जो दे देंगे भाई आपकी लड़की है। तो है, तरीके हैं सबके, वो अलग की, वो छोड़ो। इसे आप दूर कर पाए? नहीं कर पाए। जानते हो क्यों? क्योंकि यह भी विरासत से जुड़ा हुआ है। गड़बड़ियां विरासत की रही है। हम पढ़ते हैं तो लगता है कि ये तो बहुत सनातन समय से चला आ रहा है। पैसा रुपया गाड़ियां नहीं होती थी तो गायें दे दी जाती थी, फलाना दे दिया जाता था, ये था बच्ची को गिफ्ट देना, तो कहते हैं गिफ्ट दे दीजिए अपनी बच्ची को। हाँ हाँ, मुंबई दे दिया गया दहेज में। 12। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है बेटा कि नहीं, सामाजिक समस्याओं का समाधान कानून से नहीं होगा। सामाजिक समस्याओं का समाधान सामाजिक ढंग से ही होगा। जैसे विवाह की उम्र का निर्धारण सरकार ने किया, और आज की डेट में बताऊं, एक बच्चे की विवाह की औसत उम्र लगभग 30 साल है, एवरेज 30 ईयर है। वैसे इलाहाबाद में जाके देखें तो आपको और अच्छा महसूस होगा। हाँ हाँ हाँ, 40+ हो रहा है। बच्चियों की उम्र मुझे नहीं लगता 18 वर्ष में, कुछ अपवादों को छोड़ दे तो बच्चियों का विवाह नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम लोग कानून को मान रहे हैं। ना ना, ये जो सामाजिक ताना बाना हुआ है ना बेटा, इस ताने बाने ने सब कर दिया। सबको अपना कैरियर बनाना है, बच्चे को और बच्ची को। अरे भाई 18-19 साल में तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं लोग, बच्चे बच्ची, यहाँ विवाह करने की उम्र है ये? अरे अभी तो मैदान जंग में उतरने की उम्र है ये, अभी तो कोहराम मचाने की उम्र है।
विवाह हुआ होता रहेगा, वो कहाँ भाग रहा है। मैंने बेंगलोर में कहीं सर्वे पढ़ा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं बच्चियां, लगभग 3,000 के ऊपर सर्वे हुआ, और बहुत अच्छा कैरियर है बच्चियों का, सॉफ्टवेयर फील्ड में है, और उन 3,000 बच्चियों ने कहा कि मुझे विवाह करना ही नहीं है। तो सर्वे वाले फिर और भी प्रश्न तैयार रखते हैं ना, तो उन्होंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कि बच्चों को पालने के लिए वक्त नहीं है, यानी हम बच्चे के अपने केयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बच्चों की केयर करने के लिए टाइम होना चाहिए। वी डोंट हैव टाइम, क्योंकि हमें सुंदर पिचाई बनना है, रातों दिन काम करना, अभी कहाँ वक्त है शादी वादी करने का। तो आप मुझे बताइए, सामाजिक समस्या का समाधान सामाजिक ढंग से ही हुआ। अगर वो बच्चियां एम्प्लॉयड नहीं होती, वो बच्चियां वर्क नहीं कर रही होती, ये बच्चियां हायर एजुकेटेड नहीं होती, तो ये क्यों सोचती। तो एक बात तो आप समझ पा रहे हैं कि आज का जो एजुकेशन का हमारा ताना बाना है, इस ताने बाने ने बहुत कुछ बदल दिया। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, विवाह की उम्र अगर बढ़ रही है तो जनसंख्या घट रही है, इसका बड़ा करीबी रिश्ता है बेटा। प्रजनन दर घटती है, 40-45 साल की उम्र में विवाह हो रहा है तो 18 बच्चे तो नहीं होंगे, इसकी गारंटी है। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना। तो अभी भारत की जो जनसंख्या का नियंत्रण आप देख रहे हैं बड़ा बेहतरीन ढंग से हो रहा है। जो टोटल फर्टिलिटी रेट कहा जाता है कि स्थिर जनसंख्या के लिए 2 के आसपास होना चाहिए, यानी अगर एक टर्म आता है बेटा पॉपुलेशन में, टोटल फर्टिलिटी रेट इसको बोला जाता है, तो ये कैलकुलेटेड एक चीज होती है। तो बताया जाता है कि अगर ये 2 है, टोटल फर्टिलिटी रेट अगर 2 है तो जनसंख्या स्थिर है। भारत की टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 है, पहुंच तो गए हैं 2 के करीब। क्यों? क्योंकि हम लोग देश को लेकर बहुत चिंतित हैं। ना 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 ना, कोई देश को लेकर चिंतित नहीं है भैया, सब लोग अपने को लेकर चिंतित हैं। एक तो पहले कैरियर बनाना है, तो कैरियर बनाने में बड़ा समय लगा, बड़ी एनर्जी लगी, तो कैरियर बन गया। कैरियर बनने के बाद अब जहां बेबी की बात आई, तब दिमाग में अपना कैरियर भी कौंधने लगा कि यार बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा, माँ बाप ने बड़ा स्ट्रगल किया, तो अब अपने बच्चों के साथ हमें भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल करने के लिए और कुछ हो ना हो, आर्थिक बाधाएं तो होंगी, पहले तो उसको दूर करें। इसे लोग कहते हैं कि एक ही बेबी बहुत है, इसका भविष्य बेहतर बना लें, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है 15 बच्चों के तुलना में। तो आप जरा बताओ कि सामाजिक समस्या का समाधान कैसे हुआ। सामाजिक ढंग से हुआ। दहेज की समस्या का समाधान कैसे होगा, सामाजिक ढंग से ही होगा, और कोई तरीका ही नहीं है। और कहा जाता है कि एक ऐसी जो सामाजिक समस्या है जिसमें दोनों पक्ष अगर सहमत हो तो आप उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। कहा जाता है ऐसा अपराध, ऐसा क्राइम कभी भी डिटेक्ट नहीं हो सकता जिसमें दोनों पक्ष सहमत हो, अपराध करने वाला भी और अपराध जिसके साथ हो रहा है वो, दोनों अगर चुप, तो वैसे क्राइम को डिटेक्ट नहीं कर सकते। दहेज एक क्राइम है ना, अरे क्राइम है भाई, अपराध है, क्यों डिटेक्ट नहीं हो रहा। देने वाला चुप, लेने वाला तो और भी चुप तो फिर आप कैसे डिटेक्ट करोगे। वो तो इक्का दुक्का कहीं हंगामा मच जाता है तो अखबार में आ जाता है, पढ़ लेते हो, अदरवाइज आप तो, मुझे लगता है 99.9% जो मैरिज हो रही है वो इसी टाइप की। तो मेरे कहने का मतलब यह है बेटा कि विधि बनाकर हम बहुत ढेर सारी चीजों का समाधान नहीं कर सकते, लेकिन इसका अभिप्राय तो यह भी नहीं है कि हम विधि ना बनाएं। तो हम विधि तो बनाएंगे ही बनाएंगे, कोशिश तो करेंगे ही करेंगे, उस विधि से समस्या का समाधान हो जाए तो बड़ा अच्छा। तो मैंने यही कहा कि नागरिकता जो है ना बेटा, वो लीगल पोजीशन है। आप जाके देख लो बंबई में, आप जाके देख लो दिल्ली में, आप जाके देख लो पश्चिम बंगाल में, लाखों लाख बांग्लादेशी आके बसे हुए, कोई लीगल ढंग से आके यहाँ की नागरिकता नहीं लिए, लेकिन हमसे आपसे ज्यादा अधिकारों का उपयोग कर सड़क घेर के बैठे हुए। हाँ भाई, सड़क पे कब्जा करके बैठे हुए। वो कहते हैं ना, वो सब जो घूमते हैं कबाड़ी वाले,
दिल्ली में जाके देखो तो 80% कबाड़ी वाले वही है। कबाड़ कहाँ रखेंगे? सड़क पे रखेंगे। अब वो तो इस देश के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे ये देश पुश्तैनी रूप से उन्हीं का था। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि लीगल ढंग से भले नहीं है, लेकिन इलीगली तो भारत में रह ही रहे हैं। और मुझे लगता है कि इक्का दुक्का हम लोग धरपकड़ कर पाते हैं, अदरवाइज तो वो है ही है। दिल्ली में जो बवाल हुआ, क्या क्या हुआ, सब आपने साल 2 साल पहले देखा था, उसमें बड़ी भारी भूमिका उनकी रही है। बहरहाल छोड़ो, वो सब बवाल अलग है, फिर उस पर कभी बात होगी। लेकिन एक बात आपसे बताते हैं कि नागरिकता के जो प्रावधान बनाए जाते हैं दुनिया का हर देश बनाता है। एक भी देश आपको नहीं मिलेगा धरती पे जो नागरिकता के प्रावधान नहीं बनाता हो। हर देश नागरिकता के प्रावधान में, क्या हर देश नागरिकता का प्रावधान एक ही जैसा बनाता है? हर देश में नागरिकता का स्वरूप एक ही जैसा है? क्यों नहीं है? कई देशों में राज्यों को पूरी स्वायत्तता दी गई। नहीं, वो हम नहीं कह रहे हैं बेटा। मैंने नागरिकता कौन प्रदान कर रहा है इस पे बात नहीं हम कर रहे हैं, वो भी अलग इशू है। अभी हम सिर्फ ये बात करना चाहते हैं कि चाहे राज्य दे, चाहे केंद्र दे, चाहे कोई दे, नागरिकता देते समय कुछ चीजों पर नजर तो रखनी ही पड़ती होगी कि भाई किसको नागरिकता दें, किसको नागरिकता ना दें। तो अगर इस पे नजर रखते हैं तो हर राज्य एक ही चीज पे फोकस नहीं करता। कुछ राज्यों के फोकस करने का नजरिया अलग अलग है। जैसे मैं उदाहरण से आपको बता रहा हूं, आप समझ पाएंगे। जैसे एक देश है ऑस्ट्रेलिया, मुझे लगता है वो देश परिचय का मोहताज नहीं है, हर कोई जानता है। साउदर्न हेमिस्फीयर का एक राष्ट्र है ऑस्ट्रेलिया। जनसंख्या में भारत से बड़ा है, अरे सॉरी, क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है, एरिया उसका भारत से अधिक है। जनसंख्या उसकी कितनी है पता है? लगभग 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन है ऑस्ट्रेलिया की, और क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है। इसलिए भारत तो कभी कभी ऑस्ट्रेलिया को धमकाता भी है, जरा तमीज से बात करो हमसे, जितनी तुम्हारी जनसंख्या उतनी रोज पैदा करते हैं हिंदुस्तान में। बिल्कुल। सॉरी, जितनी ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है, मुझे लगा उतने लोग तो भारत में रोज जन्म लेते हैं भाई। कुछ लोग कहते हैं ना इस तरह की धमकियां देते हैं, तो हम लोग धमकी देते हैं ऑस्ट्रेलिया को। अरे यहाँ महानगर है बेटा, यहाँ महानगरों की जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया के बराबर है। आप मुंबई, कोलकाता, अगर ये जो हम लोगों के मेगा सिटीज हैं, अगर देखो तो मुकाबला करने के मूड में है ऑस्ट्रेलिया के। 19-20 का ही फर्क होगा। मैं क्या कह रहा हूं जरा उसको समझिए। चूंकि ऑस्ट्रेलिया में पॉपुलेशन है बहुत कम, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में जो पॉपुलेशन पॉलिसी है वो बहुत लिबरल है, बहुत ही लिबरल है। और कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया प्रवासियों का राष्ट्र है। प्रवासी, अच्छा चलो एक शब्द मैंने बोल दिया गलती से, तो थोड़ा पहले उसको क्लियर कर दें। 2 शब्द हम लोग बहुत धड़ल्ले से प्रयोग करते हैं बेटा। एक को कहते हैं प्रवासी और एक को कहते हैं अप्रवासी। सुना हुआ नाम है। अप्रवासी को हम लोग बोलते हैं नॉन रेजिडेंशियल, एनआरआई। आई मतलब इंडियन कह देते हैं, तो एनआरआई मतलब नॉन रेजिडेंशियल इंडियन। और फिर कहते हैं प्रवासी भारतीय सम्मेलन होता है ना भारत में। अरे कहीं सुना है अप्रवासी भारतीय सम्मेलन? ना ना, अप्रवासी भारतीय सम्मेलन नहीं होता, रेजिडेंशियल इंडियन यानी प्रवासी भारतीय। तो पहले तो ये क्लियर कर लो, तभी ये सब उदाहरण समझ में आएगा। लिखवा भी देते हैं पहले, तब आते हैं नागरिकता पर। प्रवासी और अप्रवासी में क्या अंतर है? दिमाग में खुराफात चल रही है, थोड़ा घबरा रहा है कि ये वाला सही है कि वो वाला सही है, ना यही चल रहा हो। यहाँ आए कहीं जाए, मैंने वो अगर भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं, मैंने भारत के संदर्भ में अगर बोले तो हाँ बोलिए। विदेशों से अगर भारत में आके रहता है और भारत से अगर विदेशों में नहीं, इसको ठीक करिए, कोई परेशानी नहीं। तो भारत में ही रहते हैं भारत को तो हटा ही दीजिए, प्रवासी अप्रवासी किसी देश के लोगों को बोला जाता है। अब यह है कि चूंकि हम प्रवासी भारतीय कहेंगे तो भारत का संदर्भ हो गया, प्रवासी अमेरिकन कहेंगे तो अमेरिका का संदर्भ हो गया। तो प्रवासी शब्द तो भारत के लिए नहीं बना है, और अप्रवासी भी भारत के लिए नहीं बना है। अब आप प्रवासी भारतीय बोल दोगे तो भारत के लिए बना है।
ठीक है, अब अंदाजा बहुत हो गया। अब हम बोल रहे, ध्यान से सुनिए। जब किसी देश का नागरिक, फिर से सुनिए, जब किसी देश का नागरिक किसी अन्य देश में कार्य या व्यवसाय के सिलसिले में गया हो, कुछ दिन वहां पे रह रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है अप्रवासी। जैसे हम लोग भारत में एनआरआईज कहते हैं, तो किनको कहते हैं? वे भारत के लोग किसी कार्य या व्यवसाय के सिलसिले में जब विदेशों में चले जाते हैं, वहां कार्य करते हैं और कुछ दिनों के बाद वहां से लौट के अपने देश चले आते हैं, तो क्या कहलाते हैं? एनआरआईज। वो विशुद्ध रूप से भारत के नागरिक हैं, उनकी नागरिकता में कोई दाग धब्बा नहीं है, बस वो कार्य व्यवसाय के सिलसिले में विदेशों में है। जैसे बहुत ढेर सारे भारतीय अमेरिका में जॉब करते हैं और बहुत ढेर सारे भारतीय गल्फ कंट्री में जॉब करते हैं। आपको नहीं लगता कि वो 2 साल 3 साल पे लौट के आते हैं? और समाज में हम लोग कहते हैं सऊदीया से आए, है ना, आम बोलचाल में। वो लोग क्या है? एनआरआईज। वे भारतीय लोग जो विदेशों में जाके बस गए और वहीं की नागरिकता ले लिए। फिर से सुने, वे भारत के लोग जो विदेशों में जाके बस गए, भारतीय मूल के लोग, और वहां की नागरिकता उन्होंने ले लिया, तो ऐसे लोग कहलाते हैं प्रवासी भारतीय। और आपने सुना होगा बहुत ढेर सारे प्रवासी भारतीय हैं विदेशों में, बड़ी रसूखदार जगहों पे हैं, तो वो हैं तो भारतीय मूल रूप से, लेकिन आज की डेट में वो भारत के नागरिक नहीं है। तो ध्यान से सुनना, ऑस्ट्रेलिया को प्रवासियों का देश कहा जाता है। ये भी पीसीएस में पूछा गया है आपसे। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं बेटा? प्रवासियों का देश। इसका मतलब है कि दुनिया के विभिन्न देशों के नागरिक वहां जा जाके बस गए और वहां की नागरिकता ले लिए, इसलिए आज बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया को प्रवासियों का देश है। अब ऐसा क्यों हुआ होगा? तो उसकी नागरिकता देने का जो मामला होगा वो थोड़ा लिबरल होगा। क्लियर है? अप्रवासियों का देश यूएसए है, बोलिएगा नहीं। अमेरिका को अप्रवासियों का देश कहते हैं। दुनिया के विभिन्न देशों से लोग जाके अमेरिका में जॉब करते हैं और अमेरिका उनसे हाथ जोड़ के कहता है कि कर लो नौकरी 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल, लेकिन फिर लौट जाना अपने राष्ट्र, क्योंकि हम आपको नागरिकता देने वाले नहीं हैं। क्लियर है बेटा? वो ग्रीन कार्ड, ढिमाका कार्ड, ये सब देता है अमेरिका कि भाई आके यहाँ पे कार्ड ले लीजिए, रहिए 10 साल, 15 साल, 20 साल, बाकी फिर लौट के चले जाएगा अपने देश, हम आपको अपनी नागरिकता नहीं देंगे। तो अमेरिका की नागरिकता बड़ी जटिल है बेटा, बहुत मुश्किल है। लेकिन इसका अभिप्राय ये नहीं कि कोई नौकरी करने के लिए, जॉब करने के लिए अमेरिका नहीं जाता। लोगों के एक बेस्ट डेस्टिनेशन है अमेरिका, स्पेशली सॉफ्टवेयर के क्षेत्र वगैरह के बच्चे वहां जाना ही चाहते हैं, तो वो अलग चीज है बेटा। क्लियर है? तो प्रवासी अप्रवासी समझ में आ गया? मैं ये कह रहा हूं कि हर देश नागरिकता देने के एक फॉर्मेट पे काम नहीं करता। हर देश में नागरिकता देने के फॉर्मेट अलग अलग हैं, तरीके अलग अलग हैं। क्यों? उसकी आवश्यकता, उस देश की जरूरत, उस देश की नीड। अभी हमारे यहाँ से चौकसी मौकसी सब भागे लेके पैसा वैसा बैंक के, मेहुल चौकसी उधर सब जाके कैरेबियन आइलैंड पे जा जाके नागरिकता ले लिए। क्यों? इजी है, पैसा दे के नागरिकता लेनी होती है। अब इतना पैसा दे दीजिए, आप नागरिक हो जाए। उनकी अपनी आवश्यकता है, गरीब राष्ट्र हैं, उनको लगा किसी बहाने अगर 1000 2000 आ जाएंगे तो ठीक ठाक पैसा मिल जाएगा। हर देश की नागरिकता के प्रावधान क्यों अलग अलग होते हैं? मुझे लगता है ये तो दिमाग में बैठ गया होगा। हर देश की समस्या और हर देश की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, एक तो होती नहीं। तो हर देश की नागरिकता के प्रावधान अलग अलग होते हैं। क्लियर है बेटा? अब भारत की नागरिकता पे आते हैं, माने जो कोर मुद्दा है हम लोगों का, हम उधर आते हैं। तो थोड़ा ध्यान से बेटा समझने की आवश्यकता है। बड़ा टॉपिक है बेटा, मुझे वक्त दीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं। एक्चुअल में जब हम लोग संविधान का निर्माण कर रहे थे, यानी हमारा संविधान बन रहा था, तो उसी समय भाग 2 लिखा गया होगा, हाँ या ना? अरे भैया, जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा होगा तभी ना भाग 2 लिखा गया होगा, तभी ना 5 से लेके 11 तक लिखा गया होगा। और ये लिखने का कार्य अंत हुआ 26 नवंबर 1949। जैसे ध्यान से देखिए, यानी 26 नवंबर 1949 को हमने लिख के तैयार कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ?
कि भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक जो बातें लिखी गई वो कम से कम 26 नवंबर 1949 तक तो लिखी ली गई। बोल नहीं रहे। इसका मतलब है कि नागरिकता के जो भी प्रावधान हम लोगों ने लिखा होगा वो 26 नवंबर 1949 तक की समस्याओं को ध्यान में रख के लिखा होगा। और मैंने अभी आपसे बोला कि हर देश अपनी नागरिकता के प्रावधान जो बनाता है वो अपनी समस्या और अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रख के बनाता होगा। तो हम जब अपना संविधान बना रहे थे तो हम लोग भी जो नागरिकता के प्रावधान लिखे होंगे उस समय की, क्योंकि मैंने कहा आवश्यकताएं और समस्याएं वक्त की मोहताज होती हैं, ये वक्त से मुक्त नहीं होती, समय से फ्री नहीं होती। आज की वही समस्या, वही आवश्यकता है। तो जाहिर सी बात है उस समय जो हमारी आवश्यकता रही होगी, उस समय जो हमारी समस्या रही होगी, उस समय मतलब कब, जब संविधान बन रहा था तब भारत की जो आवश्यकता रही होगी, भारत की जो समस्या रही होगी, उस समस्या को ध्यान में रख के ही नागरिकता के प्रावधान बनाया होगा हम लोगों ने। लेकिन एक बात होता है बेटा कि भारत 1949 में तो नहीं रुका हुआ है। आज तो हम 21वीं सदी में है, 2023 में है, तो डेफिनेटली आज की समस्याएं और आज की आवश्यकताएं तो अलग हो गई। तो एक बात मुझे बताइए, अगर नागरिकता के प्रावधान हम लोग स्टैटिक लिख दिए होते कि भाई जो लिख रहे हैं अब यही रहेगा, ये तो ठीक नहीं होता। इसलिए ध्यान रखना कि नागरिकता के प्रावधान भी मैंने बहुत पहले लिखा दिया कि किसी देश का संविधान एक स्थिर दस्तावेज नहीं होता, समय के साथ उसे बदलना पड़ेगा। नागरिकता तो और भी मामला बड़ा टिपिकल है, तो इसका मतलब है इसमें भी बदलाव हुए होंगे। तो चलिए जो बदलाव हुए होंगे उस पर चर्चा हम बाद में करते हैं। पहले ये देखते हैं कि जब संविधान सभा नागरिकता के प्रावधान बना रही होगी, उसके दिमाग में चल रहा होगा, तो थोड़ा उस समय की समस्या पे चले आते हैं कि अगर उनको नागरिकता का प्रावधान बनाना रहा होगा तो उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, किसको नागरिकता देनी है, किसको नहीं देनी है, ये तो चला होगा ना दिमाग में। तो उस समय की क्या समस्या रही होगी, पहली बात उस पर फोकस करना होगा। उस समय की जो समस्या रही होगी, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, एक विचित्र ढंग से आपका देश बना, और मुझे लगता है कि इस ढंग से दुनिया का शायद ही कोई देश बना हो। स्वतंत्रता भी मिल रही है और दो दो देश बन रहे हैं। भाई बड़ी गंभीर समस्या थी कि आप जैसे ही स्वतंत्र हो रहे हैं वैसे ही दो दो देश का निर्माण हो रहा है, तो नागरिकता बनाते समय इस पर भी विचार करना पड़ा होगा। बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि उसके पहले तो हम लोग भारत ही थे ना बेटा। बोल नहीं रहे हैं, भारत भी बन गया, पाकिस्तान भी बन गया, तो नागरिकता जब हम लोग लिखे होंगे, और मैंने आपको बताया कि नागरिकता के जो प्रावधान बनाए गए वो 9 दिसंबर 1946 से संविधान लिखना शुरू हुआ। जरा समस्या पे नजर रखिए बेटा, बात बनेगी। देश बटा 15 अगस्त 1947 को। तो मान लीजिएगा नागरिकता के प्रावधान हम 15 अगस्त 1947 से पहले लिख चुके होते तो हम तो फंस जाते। बोल नहीं रहे, फिर तो पाकिस्तान वाले भी भारत के नागरिक बन जाते। तो जाहिर सी बात है कि इसमें हम लोगों ने नजर रखी कि भाई इसके हिसाब से बात करनी होगी। अब जरा देखिए कि नागरिकता के प्रावधान में समस्या क्या क्या आनी है, बस इसी पर नजर रखो बेटा, नागरिकता आपको समझ में आ जाएगी। दो देश बन रहे हैं, स्वतंत्र हो गए, तो अब ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा ना। अगर हमको नागरिकता देनी, मान लीजिए आप ही को लिखना हो कि किसको नागरिकता दी जाए, किसे नागरिक माना जाए, तो कोई बड़ा टेक्निकल मामला नहीं है कि आप बड़ा परेशान हो रहे हैं कि अरे सर हम नहीं बता पाएंगे। काहे नहीं बता पाएंगे? आप ही संविधान सभा के सदस्य हैं और आप ही से कहा गया था कि लिखिए किसको नागरिक माना जाएगा, किसको न माना जाएगा, तो आप नहीं सोच पाओगे। इतना गंभीर समस्या है। सोचिए सोचिए कि आपको ही संविधान अगर लिखना होता और आपको ये बताना पड़ता कि किसे भारत का नागरिक माना जाएगा, तो कुछ तो दिमाग में चलता ना। देखो, नागरिकता बड़ा टेक्निकल इशू नहीं है। नागरिकता के प्रावधान ऐसे होने चाहिए हर किसी को समझ में आए। तो बोले बेटा, इधर है। अरे भाई एक तो बात तो समझ में आ रही कि बंटवारे के बाद जो लोग इस इलाके में रह रहे हैं उनको भारत का नागरिक मान लिया जाए।
अरे इसमें कौन सी बड़ी पेच है बेटा। लेकिन बंटवारे के बाद जो लोग इस इलाके में रह रहे थे उसमें बहुत विदेशी भी रह रहे थे। तो अगर आप ये कह देते हैं कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो लोग इस इलाके में रह रहे हैं वो भारत के नागरिक माने जाएंगे, तो भी गड़बड़ा जाएगा मामला। हाँ देखिए, संशोधन हो गया ना, जो पहले से यहां रह रहे हो और विदेशी ना हो उनको भारत का नागरिक मान लिया जाए, लिखा जाए। देखो लिख लिया जाएगा बेटा तो लॉक हो जाएगा, है ना। फिर तो बवाल ये हो जाएगा कि उसमें संशोधन करना पड़ेगा बाकी जाके। हाँ, और भी कोई समस्या थी? देखिए उस समय की सारी समस्या पर नजर रखनी होगी, क्योंकि आप देखो लिखने जा रहे हो और लिख दोगे बेटा तो तीर कमान से छूट जाएगा, क्योंकि जो लिख दोगे सो लिख दोगे। अब ये थोड़ी कि लिख दिए तब तक 10 मिनट बाद याद आया कि अरे अरे यार इसमें गड़बड़ी हो गई, तो ऐसे थोड़ी चलेगा संविधान। जो भी लिखिए सोच समझ के लिखिए, है ना। तो जरा सोचिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं। तो जरा हम समस्या किनारा है और आप मुझे बताइएगा कि यह समस्या है कि नहीं। देश जब स्वतंत्र हुआ तो कुछ ऐसे लोगों का समूह था जो बाप दादा यहीं रह रहे थे, यहीं पैदा हुए, यहीं पले बढ़े, और आप भी यहीं पैदा हुए पले बढ़े। बोल नहीं रहे बेटा। तो उनके लिए कुछ सोचना था भाई, उनके लिए भी नागरिकता के बारे में सोचना था। कुछ नालायक ऐसे थे कि देश का विभाजन जब हुआ उसके बाद से इधर से भाग के उधर चले गए, और ये भगदड़ बहुत दिनों तक मची रही। ये भगदड़ मची रही, तो आप नागरिकता दिए तब तक भाग के इधर से चले गए उधर पाकिस्तान वाले इलाके में। तो इस पे भी सोचना था, हाँ या ना। और ठीक यही हाल पाकिस्तान वाले इलाके में था। कुछ लोग उधर से भाग के इधर आ रहे थे, आडवाणी जैसे लोग, नहीं बहुत लोग थे। आडवाणी जी चूंकि प्रोमिनेंट फिगर है, मुझे लगता है इसलिए उनका नाम आपको जहन में फ्लैश करेगा। लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान वाले इलाके से भाग के भारत में आए और एक पार्टी के बहुत बड़े कद्दावर नेता हुए, तो नागरिकता मिली होगी ना। तो कितनी समस्या देखी, 3 समस्या पे नजर रखो ना। उस समय की नागरिकता तो हम ऐसे ही धर लेंगे। पहली समस्या थी कि जो गणतंत्र हो स्वतंत्र होते इस समय यहीं थे, कहीं भागे भोगे नहीं, यहीं रह रहे थे, उनके बारे में लिखना पड़ेगा। कुछ ऐसे थे जो पाकिस्तान से भाग के भारत चले आए, उनके बारे में सोचना था। कुछ ऐसे थे जो भारत से भाग के पाकिस्तान चले गए, एक बच्चा बहुत नाराज हो गया, कहा जो उधर से भाग के आए हैं उनका भी ठेका लिए हैं, और जो इधर से भाग के उधर जाए उनका भी ठेका लिए हैं। अरे जो उधर से भाग के इधर आए उनका ठेका हम लें, और जो इधर से भाग के पाकिस्तान जाए उनका ठेका पाकिस्तान ले। हम ही दोनों बात लिखें। अरे हाँ, उसकी बात में बड़ा तर्क था। उसने कहा कि जो पाकिस्तान वाले इलाके से भाग के भारत में आ रहे हैं उसको भारत के संविधान में लिखा जाए, बात तो समझ में आ रही है। लेकिन जो भारत के इलाके से भाग के पाकिस्तान के इलाके में जा रहे हैं वो पाकिस्तान लिखे अपने संविधान में, हमसे क्या लेना देना है। जो देश ही छोड़ के भाग रहा है उसका हम ठेका लिए हैं भाई। जो उधर से आके हमारे देश में अपनी सदस्यता लेना चाहते हैं उनकी बात तो समझ में आती है, लेकिन जो नालायक इधर से भाग के पाकिस्तान जा रहा है उनका ठेका हम लिए हैं। बाढ़ में जाए, पाकिस्तान जाए, चाहे भूटान में चले जाए, चाहे अफगानिस्तान में चले जाए, हमसे क्या लेना देना है। लेकिन बड़ी मजेदार बात है कि उनके बारे में भी लिखा हमने, जबकि हमें नहीं लिखना चाहिए था। लिखना किसको चाहिए था, पाकिस्तान को। लेकिन क्यों लिखा अभी हम बताएंगे, इसमें बड़े राज की बात है। पूर्वज तो सबके एक ही है यार। अविभाजित भारत की बात करें तो सबके पूर्वज तो एक ही हो गए, तो वो कोई इशू नहीं था। हम बता रहे हैं क्या इशू था। समस्या 2-3 हो गई। अरे कुछ बोलोगे, हाँ ना। समस्या नहीं पकड़ोगे बेटा, नागरिकता हम लिखा देंगे, रटोगे खाली। समस्या पकड़ोगे, नागरिकता चुटकियों में खत्म हो जाएगा। बस यही लिख लिया जाए। कोई और समस्या नजर दौड़ाइए। नहीं नहीं, वो तो इशू नहीं है। अब भाषा के आधार पर नागरिकता नहीं दी जाती।
कुछ भारतीय मूल के लोग ऐसे भी थे जो देश जब स्वतंत्र हो रहा था तो भारत के भूभाग में विद्यमान नहीं थे। अब आप मुझे बताइए, ऐसे बहुत ढेर सारे भारत को प्यार करने वाले लोग 15 अगस्त 1947 को जब देश स्वतंत्र हो रहा था तो वो विदेशों में थे। अब तक की जो समस्या आपने लिखा उसमें तो छूट जाते कि नहीं छूट जाते? अरे पूरी आजाद हिंद फौज विदेशों में थी। ये देश के दुश्मन लोग थे, देश पे मर मिटने वाले लोग थे। लाला हरदयाल जैसे लोग सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किए हुए थे। और यार बड़े नमक हराम आदमी हो कि ये बेचारे अपने जीते जी भारत को स्वतंत्र कराने के लिए पुरजोर कोशिश किए। डर के मारे वो भारत में नहीं थे कि अंग्रेज उनके विरुद्ध कार्रवाई कर देंगे, वो विदेशों से आंदोलन चला रहे थे। और आप अगर स्वतंत्र हो गए तो आपका ये फर्ज तो बनता है ना कि एक बार उनसे भी पूछ लें। अरे बने ना बने वो बात की बात है, लेकिन फर्ज तो आपका बनता है ना कि एक बार हम उनसे पूछें कि भैया आएंगे कि नहीं आएंगे। अब भैया कनाडा छोड़ के आए ना आए उनकी मर्जी, लेकिन एक बात तो तय है कि आपका फर्ज बनता है कि हम ऐसे भारतीयों को इनवाइट करें, निमंत्रण पत्र उनको भेज दें। ये देश आपका है, आपने संघर्ष किया, खून पसीना बहाया है, अब आप ही लोगों की वजह से और ढेर सारी वजहों से हम स्वतंत्र हुए हैं। तो क्या आप भारत का नागरिक बनना चाहेंगे? अगर बनना चाहते हैं तो खुले दिल से आपका स्वागत है। तो उनको भी लिखना पड़ेगा। अरे कुछ बोलेंगे, लिखना नहीं, लिखोगे तो गद्दारी कहलाएगी, है ना? तो लिखना पड़ेगा। तो मोटे मोटे रूप में हम लोगों को समझ में आया कि जब हमारे संविधान की रचना हो रही थी तो समस्या कुछ तो थी, और उस समस्या को ध्यान में रख के नागरिकता तो लिखना ही था। क्लियर है? थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, हो जाएगा क्लियर, कोई ऐसा नहीं है। अब परेशानी खाली ये होती कि आप रटते हो, और दिमाग जब तार्किक रूप से किसी चीज को महसूस कर लेता है तो उसे नहीं छोड़ता। और जब दिमाग को जबरदस्ती बिना तार्किक ढंग से चीजों को आप ठूसने की कोशिश करते हो तो गड़बड़ाता है कि क्या है। और जब रैशनल चीजें हो जाती हैं तो दिमाग फिर क्या है नहीं पूछता। जरा देखिए, आर्टिकल में लिख रहा हूं बेटा, यहां पे जरूरत है 5, 6, 7, 8, 9, 10, इतना अनुच्छेद था। भाग दो में समस्या कैसे बताएं? 4 समस्या बताएं, है ना? तो अगर हर समस्या को एक एक अनुच्छेद अगर दें तो 4 तो बुक हो गए। एक हमने बुक किया उनके लिए जो यही थे, एक बुक किया उनके लिए जो P2I हो गए, पाकिस्तान से इंडिया, और एक बुक किया उनके लिए I2P हो गए। हम कोड भाषा में बोल रहे हैं, बाकी आप समझ रहे हैं। और एक बुक किया उनके लिए जो विदेशों में। तो इस 4 समस्या के लिए 4 अनुच्छेद तो चाहिए ना, बोल नहीं रहे हैं। सबसे ऊपर उनको दिया जिनका सबसे पहला हक था, लेकिन ध्यान रखना यहां ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक बराबर नागरिक होंगे। वो एक जो यही रह गए, अनुच्छेद 6 में उनका उल्लेख किया गया है जो पाकिस्तान से भारत आ गए। अनुच्छेद 7 में उनका उल्लेख किया गया है जो भारत से पाकिस्तान चले गए। अनुच्छेद 8 में उनका उल्लेख किया गया है जो 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हो रहा था तो भारत या पाकिस्तान जैसे भूभाग पे नहीं थे। पाकिस्तान हम एडवांस बोल दिए पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, भारत के भूभाग पे ना हो। तो ऐसे बहुत लोग थे, देश को प्यार करने वाले देशभक्त तमाम लोग थे जो विदेशों से खून पसीना एक किए हुए थे स्वतंत्र कराने के लिए। डर के मारे भारत में नहीं थे कि भारत में होंगे तो कार्रवाई हो जाएगी, तो आंदोलन हमारा खत्म हो जाएगा। तो 4 की बुकिंग हो गई। एक ने कहा फिर ये काहे लिखे 3? तो कुछ होगा, खाली नागरिकता लेने लेने की बात होगी? अरे देने देने की भी बात होगी।
9 में कहा गया कि यदि कोई भारत का नागरिक विदेशी नागरिकता ग्रहण करेगा तो उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। ये भी बुक हो गया। अब संसद नागरिकता के प्रावधान बनाती है ना, अरे ये संविधान सभा ने बनाया ना, तो संविधान सभा ने संसद को एक पावर दिया अनुच्छेद 10 में। नागरिकता के प्रावधान कौन बनाया था? संविधान सभा ने बनाया था कि संसद ने बनाया था? संविधान सभा ने। तो जाहिर सी बात है कि संविधान सभा बताए कि आगे किसकी औकात रहेगी। तो संविधान सभा ने अनुच्छेद 10 में कहा कि हम संसद को ये अधिकार दे रहे हैं कि संसद विधि बनाकर, ऐसे नहीं, विधि बनाकर संसद नागरिकता से वंचित कर सकती है। बोल नहीं रहे बेटा? यानी उसने कहा कि बिना विधि के प्रावधानों के किसी को नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब साफ है कि विधि बनाकर ऐसा किया जा सकता है। और विधि कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। ये क्लियर हो गया। तो 10 भी बुक हो गया। अब बचा 11 को छोड़ दिया खाली, ब्लैंक, उसमें कुछ नहीं लिखा। नहीं, कुछ नहीं लिखा का मतलब जरूर कुछ लिखा होगा, यही लिखना पड़ेगा कि इसमें कुछ नहीं होगा, है ना। तो उसमें लिखा, और इसमें यह लिखा कि हम संसद को अधिकार दे रहे हैं कि भविष्य में संसद नागरिकता के नए प्रावधान बना सकती है। बोल नहीं रहे बेटा? तो आज की डेट में संसद अगर नागरिकता के नए प्रावधान बना पाती है तो ऐसा संविधान में बनाने की उसको अनुमति दी गई है अनुच्छेद 11 में, और नहीं होता अनुच्छेद 11 तो नहीं कर पाते ऐसा। तो अनुच्छेद 11 में सिर्फ ये लिखा गया कि हम संसद को यह अधिकार दे रहे हैं कि संसद भविष्य में नागरिकता के नए प्रावधान बना सकती है। और संसद को जब आप इतना बढ़िया हथियार दोगे तो संसद बड़ा मचलने लगती है कि अधिकार मिला है तो थोड़ा प्रयोग कर लें। और संसद ने इसका प्रयोग कर ही लिया, और यह प्रयोग किया 1955 में। और संसद ने कहा कि मिला है अधिकार, थोड़ा ट्राई मार के देखते काम करता है। और संसद ने बना दिया 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम। क्लियर है बेटा? तो अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, हमारे यहां नागरिकता के जो प्रावधान है वो 2 भागों में बटे हुए। कहां आ गया? पहला, वह प्रावधान जिसे संविधान सभा ने बनाया 26 नवंबर 1949 से लागू हो गया। मैंने आपको बोला था कि हमारे संविधान के कुछ प्रावधान तुरंत लागू हो गए, और तुरंत लागू होने वाले में नागरिकता भी है। तो वह प्रावधान जो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए, जाहिर सी बात है ये प्रावधान वो थे जिसे संविधान सभा ने बनाया। और फिर वह प्रावधान जिसे संसद ने बनाया, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में, वो आज की डेट में लागू है। तो साफ साफ दिख रहा है कि हमारे संविधान में नागरिकता के प्रावधान 2 भागों में बटे। एक प्रावधान वह जिसे संविधान सभा ने बनाया, और एक प्रावधान वह जिसे संसद ने बनाया। संविधान सभा ने जो प्रावधान बनाया वो इसलिए बनाया कि फौरी तौर पे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, जो समझ में आ रहा है भैया हम बना दे रहे हैं, और आपको हम अधिकार दे रहे हैं कि भविष्य की समस्याओं को ध्यान में रखिएगा और उसके हिसाब से नागरिकता के नए प्रावधान बनाइएगा। और आज तक बन रहा है। सिविल अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम, संसद ने बनाया ना, बवाल मचा इतना। अरे सीएए को लेके कितना बवाल मचा, शाहीन बाग से लेके क्या क्या हो गया। ये संसद ने अपने अधिकारों का प्रयोग किया। और कौन होता है जो रोकने वाला संसद को? संसद अपनी शक्तियों का प्रयोग अपने घर से थोड़ी कर रही है। संसद अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रही है संविधान सभा से। और किसी को झगड़ा गुड़ा करना है ना तो ढूंढे संविधान सभा को। तो किसी ने कहा कहां मिलेंगे, उधर जाओ। हाँ, उधर ही मिलेंगे। इधर तो कहां कोई बचा, संविधान सभा के सारे लोग जा चुके हैं लगभग। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि जो कुछ भी हमारे देश में है वो संविधान में है ना बेटा। संविधान अनुच्छेद 11 नहीं लिखा होता तो संसद नागरिकता के प्रावधान नहीं बना पाता। एक ने कहा संशोधन तो कर सकते थे,
368 से हम बिल्कुल कर सकते थे, 11 ना होता तो भी करते, लेकिन वो करते कैसे? 368 से। अभी मैंने क्या बोला, 368 में तो वही है, जब संविधान ना कुछ बोले तब तुम बोल, तब 368 बोलता है। अब एक बात मुझे बताइए, यहां तो 11 ही बोल रहा है, 368 को बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। एक ने कहा कि 11 नहीं लिखे होते तो फिर भी कर देते, हाँ बिल्कुल कर देते, तो आप उनको कह दिए होते 368 भी ना लिखे होते, 11 ना लिखते, 368 ना लिखते, पूरे संविधान में कामा पूर्ण विराम नहीं कोई छेड़ पाता, किसी की हैसियत नहीं थी। लेकिन ऐसा संविधान अच्छा रहता? बिल्कुल नहीं रहता। तो कुछ डायग्राम क्रिएट हुआ बेटा। हम जब नागरिकता देनी होती है ना बेटा, तो लेने की भी बात की जाती है। ये वन वे ट्रैफिक नहीं है बेटा, क्लियर है? इसीलिए संविधान सभा ने भी जब लिखा तो फौरी तौर पे जो उनको समझ में आया वो तो लिखा, लेकिन फिर भी 9-10 लिखा। नागरिकता जाएगी कैसे, अभी लिखना पड़ेगा भाई। और फिर 1955 में जब भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया गया, तो फिर नए सिरे से कैसे कैसे नागरिकता की प्राप्ति होगी और कैसे कैसे आपकी नागरिकता जाएगी, सब नए सिरे से लिखा गया। तो 2 भाग में बांट के हम लोग पढ़ेंगे। एक बात, 11 को अगर आप छोड़ दें, मान लें कि 11 में क्या लिखा अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, अरे कुल 11 ही अनुच्छेद है, 11 को छोड़ दो। तो इसमें से किस अनुच्छेद से सोनिया गांधी नागरिक बन रही? 5 से, 6 से, 7 से, 8 से? अरे 9-10 तो नागरिकता लेने की बात है, नहीं देने की बात है। एक बात तो समझ में आ रही है कि अनुच्छेद 5 से लेकर 10 तक में कहीं कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ है जिसमें इटली की कोई महिला आके आके नागरिकता ले ले। यह लिखा हुआ कहीं दिखा? आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर कुछ लिखा होगा। अरे नहीं बेटा, अंदर बाहर नहीं, मैं सब आपको बता रहा हूं। इसका मतलब है कि वो मामला कहीं ना कहीं अनुच्छेद 11 में होगा, और 11 में नहीं होगा, यानी संसद ने 1955 में जो भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया होगा तो शायद उसमें प्रावधान होगा, और शायद नहीं होगा, बिल्कुल है, क्योंकि न होता तो सोनिया गांधी भारत की नागरिक नहीं होती लिखा पढ़ी में, और सोनिया गांधी भारत के नागरिक हैं। इसका मतलब 1955 में जो भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया गया होगा उसमें भी कुछ इस तरह की बात की गई हो, तो चर्चा करेंगे, लेकिन बारी बारी से शुरुआत करें बेटा। हाँ लिखें, हमारे संविधान में नागरिकता के प्रावधान, हमारे संविधान में नागरिकता के प्रावधान 2 भागों में विभाजित हैं। हमारे संविधान में नागरिकता के प्रावधान 2 भागों में विभाजित हैं। डायग्राम बन गया ना बेटा? सबसे जरूरी होता है बेटा डायग्राम का बनना। तथ्यात्मक चीजें तो हो ही जाएंगी, अरे हम नहीं बताएंगे, आप पढ़ लोगे, लेकिन पढ़ने में सक्षम तो हो पाए। अभी पढ़ने के मोहताज हम थोड़े ही हैं। अभी परेशानी ये है कि वो पिक्चर कौन सा है, तो पिक्चर दिखेगी, रंग तो भर ही लेंगे हम लोग। तो पिक्चर आज देखते हैं बेटा, कोशिश होगी। 2 भागों में विभाजित है। पहला, नागरिकता के वे प्रावधान, नागरिकता के वे प्रावधान जिसे 26 नवंबर, जिसे 26 नवंबर 1949 को प्रभावी किया गया। अर्थात संविधान सभा द्वारा बनाए गए नागरिकता के प्रावधान। क्लियर हो रहा है पिक्चर बेटा? दूसरा, नागरिकता के वे प्रावधान नागरिकता के वे प्रावधान, दूसरा लिखे हो ना बेटा, जिसे
संसद ने अनुच्छेद 11 का प्रयोग करते हुए, जिसे संसद ने अनुच्छेद 11 का प्रयोग करते हुए सन 1955 में बनाया। ठीक है, जो बनाया उसका नाम दिया है ना, लिखें सर 1955 में 1955 में, कुछ बच्चे हिंदी वाला अंक नहीं समझ पाते। सन 1955 में 1955 में संसद द्वारा बनाए गए भारतीय नागरिकता अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम के द्वारा नागरिकता। ठीक है बेटा, अगर हम इन दोनों को ठीक से पढ़ लिए, प्रवासी अप्रवासी का अर्थ समझ लिए, है ना, आजकल पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO के कॉन्सेप्ट आया है, तो ये सारी चीजें अगर आप समझ लिए तो परीक्षा में उनके सीने पे चढ़ जाएंगे, कुछ भी पूछे। और कुछ भी क्या है यार यहाँ पूछने के लिए, और यहाँ है क्या पूछने के लिए, बिल्कुल बता देंगे, लिखा पढ़ी में बता देंगे। तो एकदम चिंता की बात नहीं है बेटा, टेंशन मुक्त रहिए। तो हम लोगों ने घेरा है संवैधानिक विकास, पूछ के देखो। हम लोगों ने घेरा है भाग 1, पूछ के देखो। अब घेरेंगे भाग 2, पूछ के देखो। और घेरेंगे सारे भाग को, पूछ के देखो। फिर वो पूछेंगे कहाँ से, और अगर पूछेंगे वहीं से तो हम बताएंगे जरूर। तो चर्चा आज यही समाप्त करेंगे। हाँ, ऑनलाइन वाले मित्रों से कुछ बात करेंगे। एक्चुअल में देखो बेटा, जब मैं बोलता हूं तो आपके कमेंट वगैरह मैं नहीं देख पाता, तो उसमें एक परेशानी हो सकती है कि हम आगे बढ़ गए हों। तो जैसे कई मित्र ऑनलाइन में ये डिमांड किए कि सर लास्ट वाली लाइन बोलिए या पहली लाइन बोलिए, तो आप तो बिल्कुल टेंशन में मत होइए, ये वीडियो उपलब्ध है बेटा, थोड़ा सा वक्त लगेगा। इस वीडियो को जाके देखना, पूरा कर लेना। एक्चुअल में मैं 2 ही काम कर सकता हूँ, या तो पढ़ाऊं या तो आपका कमेंट देखूं। और कमेंट देखूंगा तो मेरी एकाग्रचित्ता बाधित हो जाएगी, क्योंकि कंसंट्रेट करना पड़ता है विषय पर। अगर मेरा एकाग्रचित्ता गड़बड़ाई तो विमान क्रैश कर जाएगा सीधी सी बात है। तो वो बड़ा जरूरी है। तो एकदम निश्चिंत रहिए बेटा। एक तो प्रिंटेड मटेरियल मैंने भेजा है PDF फॉर्मेट में, सब लिखा हुआ है। क्लास में जो हम बोल रहे हैं, अगर वो बाय द वे एक आध लाइन वाइन मिस हो रही है तो थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। ये वीडियो अभी उपलब्ध हो जाएगा आपके प्लेटफॉर्म पे, वहां से देख के कर लीजिएगा। और मेरी कोशिश होती है कि कुछ ऐसे बोला जाए कि आप लिख पाए, बाय द वे छूट सकता है। तो परेशान मत होइए बेटा, ऑनलाइन वाले मित्र बिल्कुल परेशान ना हो। ये वीडियो उपलब्ध होगा, और नहीं होगा तो PDF में जाके देखो, वही लाइनें लिखिए। अच्छा, PDF के बारे में मैं जरा क्लियर कर दूं आपको। ऐसे ही मैं एक बार पढ़ाया और बच्चों ने नोट्स बनाया, तो उसी में से एक बच्ची की राइटिंग मुझे थोड़ा ठीक लगी, तो ठीक अक्षरों में लिखती है, तो उसका मैंने नोट्स ले लिया। उसी की फोटोकॉपी आपको उपलब्ध है। तो क्लासरूम नोट्स है बेटा, वो कोई अलग से छापा या प्रिंट किया हुआ चीज नहीं है। हमने जो बोल बोल के लिखाया है बस उसी की फोटोकॉपी है वो, और कुछ भी नहीं है। तो 99% चीजें तो कॉमन ही बोलूंगा। हाँ, कुछ समय काल के हिसाब से कुछ चीजें इधर उधर हो जाती हैं, लेकिन मूल तत्व बेटा वहां मिल जाएगा आपको। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो बाद में देख लीजिएगा, PDF जाके देख लीजिएगा, तो नोट्स आपका पूरा हो जाएगा। और थोड़ा किताब उताब भी पढ़ते रहिए भाई, ठीक है बेटा। तो परेशान मत होना कि मैं सही वक्त पे रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया। एक्चुअल में लैपटॉप में चैट वैट तो है, मैं देख तो लेता हूँ एक सरसरी नजर से, लेकिन उसको पढ़ के और रिस्पॉन्ड करना और टाइप वाइप कर पाना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। लेकिन परेशान मत होइएगा बेटा, ठीक है। तो आज यही क्लास समाप्त करते हैं, और सभी लोगों को ढेर सारा धन्यवाद बेटा। थैंक यू सो मच।